हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 से है। चैप्टर का नाम है बेटा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। ए फोर्स इज एनीथिंग दैट कैन कॉज अ चेंज टू ऑब्जेक्ट्स। देखो, एक सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स कोई एक ऐसा चीज है जिसके कारण कोई एक ऑब्जेक्ट पे क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। मतलब कोई एक ऐसा चीज जिसके कारण ऑब्जेक्ट में अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी चीज को हम लोग खींचते हैं या फिर ढकेलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट या फिर एकदम सही डेफिनेशन नहीं है। तो जो एकदम अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगा वो होगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिलेगा। कभी कभी चेंजेस नहीं भी देखने को मिलता है, बट स्टिल वो चीज़ हम लोग अभी आगे समझेंगे कि कब हम लोग को चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो पहले समझते हैं कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है। तो फोर्स जो है वो क्या क्या करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कि फोर्स जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? फोर्स जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। यहाँ पे डायग्राम पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो बैलून है, इस बैलून पे जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग इस पे फिंगर प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैलून का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्स जो है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या फिर स्टॉप करा सकता है। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है या फिर कोई एक मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं और फोर्स क्या कर सकता है। तो फोर्स जो है वो बेटा किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो प्लेयर जो है ये फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल का डायरेक्शन जो है वो फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स जो है बेटा वो ऐसा नहीं है कि यही तीन स्पेसिफिक चीज़ कर पाता है, और भी बहुत सारा काम है जो कि फोर्स कर सकता है। ये कुछ बस बेसिक सा एग्जाम्पल था जो कि एक फोर्स कर सकता है। तो फोर्स जो है बेटा वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स जो है कोई एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है या फिर स्टॉप कर सकता है, या फिर फोर्स जो है वो किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब समझते हैं कि फोर्स जो है उसको हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि फोर्स जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो फोर्स जो है वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा जो है वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब फोर्स को हम लोग दो तरीका से क्लासिफाई करते हैं। पहला फोर्स जो है वो हो जाएगा आपको कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम सुनकर के आपको समझ में आ रहा होगा कि कंटेक्ट फोर्स क्या होगा। कंटेक्ट फोर्स तब अप्लाई होगा या फिर कंटेक्ट फोर्स तब रहेगा जब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, या फिर जिस चीज से फोर्स लगा रहे हैं वो चीज जो होगा, वो जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है उसके कांटेक्ट में होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखिए, ए कॉन्टेक्ट फोर्स मस्ट टच और बी इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ चेंज। एक कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ऐसा फोर्स जो कि किसी दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके टच में होना चाहिए या फिर उसके कांटेक्ट में होना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट में कोई चेंज लाया जा सके। ध्यान देना है, ऐसा फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट के टच में हो, या फिर टच में आने के कारण अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तब उस फोर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स डज नॉट हैव टू टच एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ चेंज। एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा फोर्स होगा, ये ऐसा फोर्स होगा जो बिना ऑब्जेक्ट को टच किए हुए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, जब अगर किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए हुए उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा तब हम लोग बोलेंगे वो किस तरह का फोर्स है, वो एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है बेटा। अभी हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्टेक्ट फोर्स और कुछ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल्स। तो ये है बेटा कुछ कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल। जो पहला एग्जांपल है वो बता रहा है कि द फोर्स दैट इज यूज्ड टू पुश और पुल थिंग्स लाइक ऑन ए डोर टू ओपन और क्लोज इट। कोई भी फोर्स जब हम लोग किसी चीज को पुश या फिर पुल करते हैं तो जो फोर्स लगता है वो एक तरह का कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट फोर्स है।
क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है या फिर उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग डोर को ओपन कर रहे हैं या फिर क्लोज कर रहे हैं तो उस समय हम लोग को डोर का हैंडल को क्या करना पड़ता है, टच करना पड़ता है, उस पर टच करके फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। जैसा इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो डोर को टच करके ओपन कर रहा है, या फिर ये बच्ची जो है वो डोर को टच करके क्लोज कर रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, वो किसके कारण लग रहा है, वो बॉडी के कांटेक्ट के कारण लग रहा है। बॉडी जब कांटेक्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट के, तब उस पर फोर्स लग रहा है। तो ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स दैट ए स्कल्प्टर यूज टू टर्न क्ले इनटू ए पॉट। एक जो हमारा पोटर जो होता है, जो स्कल्प्टर बोलते हैं इसको, वो क्या करता है, वो हाथ से क्ले को टच करके उसको आकार देता है, उसको पॉट में बदलता है। तो यहाँ पर भी जो फोर्स लग रहा है क्ले पे, वो कैसा फोर्स लग रहा है बेटा, ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फोर्स ऑफ द विंड टू टर्न अ विंड मिल। विंड मिल, ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये विंड मिल जो है, इसको जब विंड के थ्रू जब इसका ब्लेड्स को मूव कराया जाता है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर जो एयर का पार्टिकल्स है, उस एयर का, आपको पता है कि एयर एक मैटर है ना, और मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंटेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एयर जो है एक मैटर है, एयर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे, ब्लेड ऑफ विंड मिल पे, और जिसके कारण विंड मिल का जो ब्लेड है वो मूव करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये भी एक बेटा कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। इसको आप लोग लिखते रहिएगा, पॉज करके वीडियो को, नोट्स इसी से बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल्स। जो पहला एग्जांपल है वो देखिए, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लाइक द अर्थ पुलिंग द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ। देखिए, अर्थ जो है वो मून को क्या कर रहा है, मून को वो अपने तरफ खींच रहा है ना। ये आप लोग को पता होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे, आगे हम लोग को पढ़ना भी ये चीज, ग्रेविटेशन चैप्टर में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेटा जो हमारा अर्थ है वो मून को क्या कर रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, ये ऐसे नहीं खींचता है रस्सी बांध के, बट स्टिल कुछ है, एक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके कारण क्या करता है, अर्थ जो है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर पुल करता है। तो यहाँ पर अर्थ जो है वो मून के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, बट स्टिल ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस तरह का फोर्स जो कि बिना कंटेक्ट के लगे, उस तरह का फोर्स को हम क्या कहेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और ये एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ईच अदर। क्या बोला गया है कि ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा हो, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एटम्स के बारे में आप लोग को जानकारी होगा, पिछला वीडियो में भी बताए थे हम लोग, जो 8 और 9 का वीडियो बनाए थे स्पेशल, उसमें बताए थे बेटा कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये दोनों जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और लेकिन ध्यान देना है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, बट स्टिल वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही बेटा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म लाइक ए मैग्नेट पुलिंग ए पेपर क्लिप टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये बहुत मतलब कॉमन सा एग्जाम्पल है मैग्नेट का, कि मैग्नेट जो है वो क्या करता है, वो पेपर क्लिप या फिर नेल्स को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जब हम लोग मैग्नेट के पास कोई पेपर क्लिप को ले जाते हैं या फिर नेल को ले जाते हैं, तो वो नेल जो है वो अपने आप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैग्नेट को टच कराने पे ही वो पेपर क्लिप या फिर नेल को अट्रैक्ट करेगा, वो तो कुछ दूरी से भी क्या कर लेता है, नेल या फिर पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर के फोर्स नहीं लगा रहा है, ये कुछ दूरी से फोर्स लगाता है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट को टच किए हुए फोर्स लगा रहा है। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब समझते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो देखिए बेटा, हर एक क्वांटिटी का कुछ नहीं तो कुछ यूनिट होता ही है। तो फोर्स का भी यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या है, तो फोर्स का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं न्यूटन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। इसका सिंबल जो है वो क्या है, कैपिटल एन है, ठीक है। अब देखिए,
इसका नाम जो है वो न्यूटन क्यों दिया गया, फोर्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन क्यों बोला गया, क्योंकि जो सर आइजैक न्यूटन थे, नाम सुने होंगे आप लोग, इन्हीं का सर पे एप्पल गिरा था। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है क्या, सर आइजैक न्यूटन, नाम सबको पता होगा आई थिंक। और यही पहला बार क्या कहते हैं, फोर्स को डिफाइन किए थे। फोर्स को अगर कोई बहुत अच्छे से डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम, इनसे पहले भी गैलीलियो थोड़ा बहुत बताए थे इसके बारे में, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाए थे। तो सर आइजैक न्यूटन जो है वो फोर्स को सबसे पहला बार सबसे सही तरीका से डिफाइन किए थे, इसीलिए इन्हीं के नाम के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स का यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। फोर्स जो है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका पास क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। मोशन चैप्टर में थोड़ा सा आप लोग को बताए थे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में, अगर वीडियो नहीं देखे तो सर्च कर लीजिएगा, जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बेटा, ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फोर्स को हम लोग आगे चल के और दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स, और जो सेकंड पार्ट है बेटा उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बाय डेफिनेशन समझते हैं हम लोग कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला गया है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो नेट फोर्स है, वो अगर जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड फोर्स है। जैसे कि मान लो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 20 न्यूटन का फोर्स के साथ यहाँ पर है। ठीक है, अब इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो ठीक 20 न्यूटन का, कितना का, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये भी रिजल्ट में आपको कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। आप अगर फोर्स, आपका फोर्स का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन ठीक आपके अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जिसके कारण रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जब डायरेक्शन अपोजिट में होता है तो साइन हम लोग क्या लेते हैं, एक का प्लस ले लेते हैं और दूसरे का माइनस ले लेते हैं। तो किसी को भी आप प्लस ले सकते हो, किसी को भी माइनस ले सकते हो। बैलेंस्ड फोर्स के केस में, अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में थोड़ा सा चेंज होता है, वो समझा देंगे अभी आगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक फोर्स को हम लोग, मान लो अपने वाले फोर्स को आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, तो आप मान लो आप प्लस में ले लोगे +20, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है आपके। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपका वाला जो फोर्स था, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन प्लस में हो जाएगा, और ये वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, प्लस -20 न्यूटन। देखिए जो फोर्स, नेट फोर्स जो होता है बेटा, एफ नेट बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, एफ नेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जो टोटल फोर्स कोई बॉडी पे जो एक्ट कर रहा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, जिसको एफ और नीचे एनईटी लिखते हैं नेट फोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 20 -20 हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं बेटा कितना, 0। तो नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है, या फिर इस सिस्टम में जो नेट फोर्स है वो कितना हो रहा है, वो 0 हो रहा है, जिसके कारण जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में तराजू में क्या होता है, दोनों साइड बराबर होना पड़ता है, तभी आप लोग सौदा लेते हो। तो उसी तरह जो फोर्स है, वो फोर्स अगर इक्वल रहेगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन रहना चाहिए, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स में कभी भी डायरेक्टली माइनस नहीं करते। कुछ आदमी इसको डायरेक्ट 20 -20 लिख देते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं लिखना, हाँ ये बहुत अप्रोप्रिएट नहीं हो गया। जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा सम ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी होता है, कि एक बॉडी पे जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसका सम को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसका मतलब डायरेक्ट माइनस कर देंगे, नहीं, ये भी सम ही हो रहा है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ इसको सम करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है
कि जो हमारा बैलेंस्ड फोर्स होता है बेटा, उस बैलेंस्ड फोर्स के कारण कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा कि बैलेंस्ड फोर्स के कारण कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स है उतना ही फोर्स हम लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि नेट फोर्स जब जीरो रहेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो अगर इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर ग्रेटर देन जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्या बोला गया कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा वो अगर कितना हो रहा है, वो अगर जीरो से ज्यादा हो रहा है, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, तब हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एडिट करते हैं। मान लो 20 की जगह अगर 30 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का कितना है फोर्स, इसका 20 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पर हमारा वाला फोर्स जो ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स का बात करेंगे तो जनरली क्या करते हैं, जनरली जो ज्यादा वैल्यू वाला फोर्स होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। जनरल कैसे, ऐसे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग 30 लिख लेंगे, 30 न्यूटन। ये हो जाएगा बेटा आपको, ये भी हो जाएगा 30 न्यूटन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा इसका 10 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो जीरो से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, नेट फोर्स जो है वो जीरो से ज्यादा हो रहा है। और डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि अगर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो अगर जीरो से ज्यादा होगा तो इस तरह का फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। अब देखिए, अगर जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसको 20 न्यूटन का फोर्स का इसका क्षमता था, और इस पे हम लोग कितना न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिसके कारण ऑब्जेक्ट का मोशन जो है हम लोग को इस डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई किए उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो हमको मूव करता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पहले पढ़े थे कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया इसका 30 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किधर हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द फोर्स। तो अब बेटा हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है, वो न्यूटन को आइडिया कहाँ से आया, कि जो वो 3 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, वो तीनों लॉ का जो आइडिया था वो न्यूटन के पास कैसे आया। तो वो आइडिया बेटा आया गैलीलियो के एक एक्सपेरिमेंट से। तो गैलीलियो क्या एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट किए कि कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर फ्रिक्शन फ्री, ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन फ्री सरफेस के द्वारा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, फ्रिक्शन फ्री इंक्लाइन सरफेस के द्वारा अगर उसको क्या किया जाएगा, उसको अगर रोल करने दिया जाएगा या फिर स्लाइड करने दिया जाएगा। वो क्या कहते हैं, एक बॉल को लिए थे, ठीक है, और एक इंक्लाइंड प्लेन पे उसको रोल कराए थे, और वापस चलते समय भी क्या कर दिए, वो एक इंक्लाइंड प्लेन ही लगा दिए। ठीक है, और कोशिश की ऐसा कि जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस जो था वो बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट करे। वो एज्यूम ऐसा किए थे कि आगे चल के कोई दूसरा भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा हो। ध्यान देना है, कोई दूसरा भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ को ऐसे रख देंगे और 100% मतलब फ्रिक्शन फ्री सरफेस बना देना, ये पॉसिबल नहीं है। एक इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल किए थे। एक चीज़ आप लोग समझ सकते हो, अगर इंक्लाइन प्लेन से भी ज़्यादा अगर हम लोग को फ्रिक्शन फ्री सरफेस चाहिए तो आप लोग आइस का इस्तेमाल कर सकते हो। आइस में इंक्लाइन प्लेन से भी कम फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो क्या करे किए, वो इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू एक बॉल को क्या किए, यहाँ से वो रोल करने के लिए अलाउ किए, कुछ एक इनिशियल हाइट से। ठीक है, यहाँ पे कुछ हाइट मेजर किया, उसके बाद बॉल को रोल करने के लिए अलाउ किए। तो क्या देखे वो कि जैसे ही बॉल को रोल करने के लिए अलाउ किया गया, बॉल जो है रोल करके और वापस से दूसरा वाला जो सरफेस था, यहाँ से ज्वाइन था बेटा, यहाँ से क्या किया, वो वापस से वही हाइट अटेंड करने का कोशिश किया जिस हाइट से इसको क्या किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, जो इनिशियल हाइट था और जो फाइनल हाइट था वो क्या था, दोनों का सेम था। अब जो रियल केस होगा, जो आप डे टू डे लाइफ में अगर इसको ट्राई करने की कोशिश करोगे, तो ये 1-2 रोल के बाद धीरे धीरे क्या होगा, इसका डिस्टेंस जो है बेटा वो कम होते चला जाएगा, क्योंकि 100% हम लोग को फ्रिक्शन फ्री सरफेस नहीं मिलता है, और भी अलग अलग तरह का फोर्स जो है इस पर एक्ट कर रहा होता है। तो ये बस एज्यूमशन था कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तब का कैसे ये। ठीक है, तो बॉल जो है वो जैसे यहाँ से रिलीज किया, वो वापस से इसी हाइट पे पहुंच जाता है। ठीक है,
तो वो क्या किए, वो फिर नेक्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई किए इसी के साथ थोड़ा सा, और वो एक नया चीज़ करने की कोशिश किए। वो क्या किए, वो यहाँ से एक काम किए कि ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इस इंक्लाइन सरफेस का इंक्लिनेशन को थोड़ा सा और कम कर दिए, थोड़ा सा ऐसा कम कर दिए। ठीक है, अब मेरा बॉल यहाँ तक नहीं जा पाएगा, यहाँ तक, बट स्टिल समझ लो कि यहाँ चला गया, लेटर सपोज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो इनिशियल हाइट था, उस इनिशियल हाइट से फिर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो इस जगह फाइनल हाइट को अटेन करने का कोशिश करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तब। आगे वो क्या किए, फिर वो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिए सरफेस को, फिर अब जो हमारा बॉल था, जो ऑब्जेक्ट था, वो क्या किया, वो फिर से इस हाइट को अटेन करने की कोशिश किया। ऐसे धीरे धीरे करके वो क्या फाइनल कंक्लूजन पे आए कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करता है कि वो जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया है उस हाइट को वापस से अटेन करने का कोशिश करता है। तो अगर हम लोग सरफेस को प्लेन कर देंगे तो ये बॉल जो है वो बॉल रोल करके कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे रोल करके जा करके, और ये अपना फाइनल हाइट को खोजने का कोशिश करेगा। और वो हाइट उसको जब नहीं मिलेगा तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, मूव करते चला जाएगा। बट फिर यहाँ पे केस क्या होना चाहिए, केस होना चाहिए कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर ये चीज़ ट्राई करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कुछ दूर बॉल रोल करने के बाद क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट था, या फिर एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो कि गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और वो इसमें बताने का कोशिश किए थे एक अलग सा कॉन्सेप्ट मोशन के रिगार्डिंग, जिस कॉन्सेप्ट को हमारा न्यूटन जो थे, सर आइजैक न्यूटन, वो क्या किए, वो इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से और डिस्क्राइब करके एक लॉ बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूटन जो थे वो फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहां से बेटा स्टार्ट होगा लॉज ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 3 लॉज था जो कि न्यूटन दिए थे। जो पहला लॉ है वो बताता है कि एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to change the state by applying external force। इसमें बताया गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपना रेस्ट का या फिर यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट को वो कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक बाहरी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना हो रहा हो और उसके स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल ना कर रहा हो। ठीक है, जैसा कि हम लोग पीछे वाला केस में देखे थे कि हमारा जो बॉल था वो रोल करके एक स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा था, लेकिन हम लोग अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो वो कुछ समय बाद जा करके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या कर रहा है, वो कंपेल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को कि उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, चाहे स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, उसको वो क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि उसको चेंज कर दिया जाए। आ रहा है बात समझ में आप लोग को कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने का कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा हो। अब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था, इसका कुछ हम लोग एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। 2 एग्जाम्पल देखते हैं, और ये 2 एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहला डायग्राम में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, फोन चला रहा है। ठीक है, गाड़ी में। सबसे पहला बात तो गाड़ी में खड़ा होकर फोन चलाना गलत बात है, बट स्टिल मैनरलेस है, मान लेते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर ये क्या कर रहा था, ये फोन चला रहा था। अब एकाएक कोई एक कंडीशन आया होगा कि फोन चलाते चलाते इसका दिमाग में कुछ हो गया होगा, मे बी किसी से बात कर रहा हो, लेट इट बी, कुछ भी कर रहा हो, ये मैसेज कर रहा हो। तो अब मान लीजिए बस जो था उस समय बस रेस्ट में था। बस कैसा कंडीशन में था, बस जो था हमारा बेटा वो रेस्ट कंडीशन में था। ठीक है, अब ड्राइवर तो इससे पूछ करके गाड़ी स्टार्ट करेगा नहीं, है ना। तो ड्राइवर क्या किया, ड्राइवर जो है वो गाड़ी स्टार्ट किया। अब गाड़ी स्टार्ट करने के कारण क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी में मोशन आया, गाड़ी जो है वो मूव करना स्टार्ट किया, वैसे ही ये लड़का जो है वो किधर गिर गया, वो पीछे का डायरेक्शन में गिर गया, वो पीछे का तरफ गिर गया, या फिर गिरते गिरते बचा, हो सकता है बच भी जाए अगर वो अलर्ट नहीं था तो। लेकिन अलर्ट तो था नहीं, क्यों? क्योंकि ये फ़ोन चला रहा था, इसका दिमाग पूरा फ़ोन में गया हुआ था।
तो अलर्ट रहने पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इंसान गिर ही जाएगा। हो सकता है वो खुद को बैलेंस भी कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन स्टिल उसको फील होगा कि वो पीछे का तरफ थोड़ा सा बैकवर्ड जो फोर्स है ना, वो उसको हल्का सा फील होगा, उसको लगेगा कि पीछे का तरफ झटका पड़ रहा है टाइप का। ठीक है, ये हो क्यों रहा है तो पहले समझिए। ये इसको तीर नहीं मार रहा है, ये बस हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये इसका फोर्स जो है, चाहे इसका जो मोशन है अपर बॉडी पार्ट का, वो बैकवर्ड हो जा रहा है। अब होता क्या है वो समझिए। जो बॉय यहाँ पे खड़ा है, जो लड़का यहाँ पे खड़ा है, उसका जो लोअर बॉडी पार्ट है बेटा, वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जैसे ही बस मोशन में आया, वैसे ही इसका लोअर बॉडी पार्ट जो है वो भी मोशन में आया। ठीक है, इसका लोअर बॉडी पार्ट जो है वो भी इस डायरेक्शन में मोशन में आया बस के साथ साथ। क्यों? क्योंकि ये बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन जो इसका अपर बॉडी पार्ट है वो क्या है, वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है ना। ये अपर बॉडी पार्ट जो है वो रेस्ट में है और लोअर बॉडी पार्ट क्या में आ गया, मोशन में आ गया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला था? फर्स्ट लॉ में यही बताया गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने का ही कोशिश करता है जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा हो। तो इसके ऊपर तो बाहरी फोर्स जो था डायरेक्ट कांटेक्ट में था, अप्लाई हुआ, तो ये अपना क्या किया, मोशन अटेन कर लिया, तो ये आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन जो लोअर बॉडी पार्ट, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट था वो अभी भी क्या रेजिस्ट कर रहा था, ये अभी भी चाह रहा था कि किस में रहे, ये रेस्ट के पोजीशन में रहना चाह रहा था। जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो था आपका जो लोअर बॉडी पार्ट वो आगे निकल गया और अपर बॉडी पार्ट जो था वो पीछे ही छूट गया। तो सुनने में अजीब लगता है लेकिन होता है ऐसे ही है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि पीछे गिर गया, एक्चुअली पीछे नहीं गिरता, वो आदमी वही रह जाता है, उसका पाँव आगे चला जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला पार्ट जो है वो बेचारा का यहीं रह गया, लेकिन अब लोअर बॉडी पार्ट जो है वो आगे की तरफ चला जाता है, जिसके कारण जो इंसान है वो डिसबैलेंस होकर के क्या हो जाता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। ऐसे नॉर्मली भी आप लोग देखते होंगे कि अगर बस पे बैठे हुए और बस एकाएक स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग पीछे की तरफ, सीट की तरफ थोड़ा सा हम लोग को जर्क टाइप का फील होता है, पीछे की तरफ हम लोग को धक्का टाइप का लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो क्या करता है, वो मोशन अटेंड कर लेता है और अपर बॉडी पार्ट जो है वो रेस्ट का कंडीशन को ही अटेंड करने का कोशिश करता है, जिसके कारण बॉडी में डिसबैलेंस होता है और हम पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। ये बेटा एक एग्जाम्पल था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग। इसी को हम लोग आगे चल के अभी इनर्शिया पढ़ेंगे तो उसके साथ भी रिलेट करेंगे। अभी तक इनर्शिया का आपको डेफिनेशन नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं समझा रहे, आगे समझाएंगे तो फिर इसी एग्जाम्पल को यूज करेंगे हम लोग इनर्शिया को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक हम लोग को चीज देखने को मिल रहा है कि लड़का फिर फोन चला रहा है, ये अभी भी नहीं सुधरा। यहाँ पर ये देख रहा है फोन चलाते हुए पीछे गिर गया, फिर अभी उसका मन नहीं भरा, फिर वो आगे का तरफ ही अब गिरेगा। अब कैसे गिरेगा, अब यहाँ से गिर के मान लो उठ गया, फिर खड़ा होकर के फिर वो बात करने में लग गया, चाहे व्हाटएवर कुछ भी देख रहा हो, वीडियो वगैरह। नहीं तो छोटा वाला फोन है, इसमें नहीं चलेगा वीडियो, मैसेज देख रहा होगा वो। अब देखो, अब लड़का फिर से फोन चलाने लगा। अब क्या हुआ, अब जो हमारा ड्राइवर था वो कुछ कारण बस एकाएक ब्रेक लगा दिया। क्या कर दिया, वो एकाएक ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक लगाने के कारण क्या हुआ, ब्रेक लगाने के कारण हमारा जो बॉडी है, जो बॉडी का, हमारा नहीं, ये लड़का का जो बॉडी है, इस बॉडी का जो लोअर बॉडी पार्ट है वो क्या में आ गया, ये बेटा एकाएक किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि जो आपका बस है उसमें ब्रेक लगा है और ये इसका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिसके कारण जो लोअर बॉडी पार्ट है वो भी किस में आ गया, वो भी डायरेक्ट रेस्ट में आ गया। लेकिन कहानी कुछ अलग है। कहानी क्या है कि ये जो इसका अपर बॉडी पार्ट है बेटा, ये अभी भी किस में है, ये अभी भी मोशन को ही अटेंड करने का कोशिश कर रहा है। ये अभी भी किसको अटेंड करने का कोशिश कर रहा है, ये अभी भी मोशन को ही अटेंड करने का कोशिश कर रहा है, जिसके कारण इसका अपर बॉडी पार्ट जो है वो अभी भी कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है, ये आगे जाने का कोशिश कर रहा है और लोअर बॉडी पार्ट रेस्ट में आने का कोशिश कर रहा है, या फिर ये रेस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। जिसके कारण जो ये लड़का है, ये लड़का किस तरफ, किस डायरेक्शन में ये गिरेगा, अब ये आगे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक झटका खाएगा, जिसके कारण अगर ये अलर्ट नहीं है तो ये आगे की तरफ गिर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लड़का अलर्ट नहीं है, तो अगर पर्सन जो है वो अलर्ट नहीं है तब वो आगे की तरफ गिरेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत जर्क फील होगा और आदमी खुद को बैलेंस कर ले सकता है। तो देखिए इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया।
इनर्शिया कोई एक ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी है, उसका खुद का अंदर का अपना एक क्षमता है, अपना नेचुरल एक टेंडेंसी है, जिसके मदद से वो अपना स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट के पोजीशन पे है तो वो रेजिस्ट करेगा कि हम रेस्ट के पोजीशन में ही रहें, और ये उसका खुद का एक नेचुरल टेंडेंसी है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का अपना एक टेंडेंसी, खुद का अंदर का उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है, जिसके मदद से वो खुद को क्या करना चाहेगा, वो मोशन में है तो मोशन में ही रखना चाहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखना चाहेगा। और इसी टेंडेंसी को हम लोग ऑब्जेक्ट का हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया को कैसे मेजर किया जाता है, तो उसको उसके मास से मेजर किया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो एक लीफ है, ये लीफ जो है वो मान लो ऐसे ही कहीं पे गिरा हुआ है फ्लोर पे, और वहीं पे एक बड़ा सा ईंट भी रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हवा आएगा, हवा बहेगा, तब क्या होगा, तो पहले ईंट अपना जगह डिस्प्लेस करेगा, मोशन में आएगा, या फिर पहले पत्ता मोशन में आएगा, या फिर अपना जगह को डिस्प्लेस करेगा। ऑब्वियस है कि पहले पत्ता जो है वो हिलेगा, वो मोशन में आएगा, या फिर अपना जगह से डिस्प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, और मास कम होने के कारण इसका इनर्शिया भी बेटा कम है। वहीं अगर हम लोग ब्रिक का बात करेंगे या फिर ईंट का बात करेंगे, तो ये ईंट जो है उसका मास ज़्यादा है, जिसके कारण इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और ज़्यादा इनर्शिया होने के कारण ये जल्दी से डिस्प्लेस नहीं होगा या फिर जल्दी से मोशन में नहीं आएगा। इसका जो अपना नेचुरल टेंडेंसी जो है, जो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट करने का, वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। ठीक, आगे देखिए, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। वही चीज़ को बताया गया कि इनर्शिया जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास रहेगा उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी रहेगा, और जितना कम मास रहेगा उतना कम इनर्शिया रहेगा। ए हेवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया। एक जो हेवी ऑब्जेक्ट है उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? कोई एक लाइटर ऑब्जेक्ट से। कोई एक लाइटर ऑब्जेक्ट के कंपेयर से हेवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा, और लाइटर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो होगा वो कम होगा। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इनर्शिया जो है बेटा वो एक ऑब्जेक्ट का नेचुरल टेंडेंसी है कि वो उसका स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को रेजिस्ट कर सके। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका इनर्शिया जो है वो कम है, जो कि हम लोग को बताता है कि इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस एग्जाम्पल का मदद से बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो अपर बॉडी पार्ट था, हम लोग ऑलरेडी इसको अभी डिस्कस किए थे, जो अपर बॉडी पार्ट था, ये अपर बॉडी पार्ट बॉय का ये रेस्ट का पोजीशन को रेजिस्ट कर रहा था, और लोअर बॉडी पार्ट जो था वो बेटा मोशन में आ गया था। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बताता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो बताता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो क्या कोशिश करेगा, वो ट्राई करेगा कि वो रेस्ट में ही रहे। ये ऑब्जेक्ट का या फिर इस पर्सन का नेचुरल टेंडेंसी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए भी ये सेम चीज़ लागू होगा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट का टेंडेंसी को रेजिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं। और यहाँ पे देखे थे कि इसका जो अपर बॉडी पार्ट था बेटा वो क्या हो गया था इस केस में, इस केस में अपर बॉडी पार्ट जो था वो मोशन में आ गया था, और रेजिस्ट कर रहा था कि वो किस में रहे, ये मोशन में ही रहना चाह रहा था। लेकिन इसका जो लोअर बॉडी पार्ट है बेटा वो बस के कांटेक्ट में था, और जिसके कारण लोअर बॉडी पार्ट रेस्ट में आ गया था, जिस कारण से ये आगे का तरफ क्या हो गया, गिर जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसको अटेंड कर रहा है, ये मोशन का जो स्टेट है उसको ये अटेंड करने का कोशिश कर रहा है। तो इसी को बोल देते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया दो तरह का, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट का टेंडेंसी को या फिर रेस्ट का स्टेट को रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा तो उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देंगे, और अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन का टेंडेंसी को रेजिस्ट करने का कोशिश करेगा तो उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन बोल देंगे। तो ये जो दो एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल आपको हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये वाला एग्जाम्पल, और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है बेटा ये हो गया आपको इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ वीडियो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी वहीं पे हम लोग एंड कर देंगे।